वेलकम स्टूडेंट वंस अगेन। हम लोग पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अभी जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं वो रिएक्शन ऑफ द बीम्स हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने मोमेंट, फोर्स एंड फोर्सेस का जितना भी एनालिसिस है वो हम लोग देख चुके हैं। सेंट्रॉइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब हम लोग निकालना जानते हैं। अब हम लोगों को जो निकालना है वो रिएक्शन एट द बीम निकालना है कि बीम का रिएक्शन कितना आता है, कहाँ पर भी सपोर्ट बीम पर रिएक्शन जो काम करते हैं इनफैक्ट वो हमें निकालना है, जो कि सपोर्ट पर रिएक्शन हमारे पास कितना आएगा किसी भी सपोर्ट का। तो सपोर्ट हम लोग देख चुके हैं, सिंपल सपोर्ट होता है, कैंटिलीवर फिक्स्ड सपोर्ट होता है, हिंज सपोर्ट होता है। तो इस पे कौन कौन से रिएक्शन काम करते हैं ये भी हम लोग देख चुके हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए पिछले लेक्चर में, उनको हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन एक ये था कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और सिंपली सपोर्टेड बीम में एक यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड काम कर रहा है, और यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड काम कर रहा है तो आर ए और आर बी ये दो सपोर्ट्स हैं, सिंपल सपोर्ट। इन लोगों को हम लोग को रिएक्शन फाइंड आउट करना है। इनका बीच का जो डिस्टेंस था वो 6 मीटर था, और ये हमारे पास यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड काम कर रहा है जिसका मैक्सिमम इंटेंसिटी 10 किलो न्यूटन पर मीटर। न्यूटन मीटर में भी हो सकता है, 10 किलो न्यूटन में मीटर में भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये समझना है मेथड क्या है कि किस तरीके से हम लोग रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए इन लोग का हम लोग फ्री वर्ड डायग्राम बनाते हैं या इक्विवेलेंट। कभी भी रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग हमेशा जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स दिए हों या फिर वेयरिंग लोड्स दिए हों उनको हमारे पास पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया जाता है। किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग? पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो इसका टोटल अमाउंट होना चाहिए और ये कहां पर एक्ट करेगा ये देखना होना चाहिए। तो इसका टोटल अमाउंट जो होता है यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड में हम लोग ये कैलकुलेशन कर चुके हैं दोस्तों। हम लोग ये जानते हैं कि इसका जो टोटल लोड आता है उसके एरिया के इक्वल होता है। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा? पहले तो हम लोग ये कहेंगे टोटल लोड ऑन बीम ए बी। टोटल लोड ऑन बीम ए बी कितना होएगा? तो W इज टू हो जाएगा 1/2 10 × 6 कितना न्यूटन हो जाएगा? ये कितना हो गया? 30 किलो न्यूटन। ठीक है, तो 30 किलो न्यूटन का लोड ये कहां पर काम करेगा? हमारे पास जीरो इंटेंसिटी के एंड से 12/3 यानी 2/3 × 6, और यहां से कितना काम करेगा हमारे पास? L/3 यानी 6/3। ठीक, तो हम लोग देखते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम, या अगर हम लोग इसको फिर से अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा आर ए, ये होगा आर बी, और हमारे पास जो लोड काम करेगा वो 30 किलो न्यूटन का। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 मीटर का, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 2 मीटर का होगा। टोटल डिस्टेंस वैसे भी हम लोग को मालूम है 6 मीटर का है। तो अब हम लोग को इसका रिएक्शन निकालना इजी हो जाएगा, और इजी क्या, इसी मेथड से हम लोग रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं। ये ए सिरा है, ये बी सिरा है, हमारे पास जो ए बी पर रिएक्शन आएगा ए आर ए और आर बी, तो हमारे पास इक्वेशन जो है स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है। तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, समेशन एफ एक्स बराबर 0। एफ एक्स बराबर 0 अगर हम लोग करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास वैसे भी कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है। समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो समेशन एफ वाई अगर वाई डायरेक्शन में देखेंगे फोर्सेस तो कौन कौन से हैं हमारे पास? आर ए प्लस आर बी माइनस 30 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम लोग किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लें तो मोमेंट अगर कंसीडर करेंगे मोमेंट अबाउट ए, तो मोमेंट अबाउट ए क्या होगा? एम ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास इसके अबाउट आर ए का ए के अबाउट मोमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0। और हमारे पास 30 न्यूटन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग क्या लेकर के चलते हैं? पॉजिटिव लेकर के चलते हैं। तो 30 × 4, ये एयर आर बी जो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, तो यानी 6 × आर बी इज इक्वल टू हमारे पास 0। तो आर बी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? आर बी इज इक्वल टू 20। आर बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 न्यूटन। कैलकुलेशन करके देख लेंगे। और आर ए इज इक्वल टू जो आ गया हमारे पास कितना आ जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम लोग ये कहें कि इसको दूसरे मेथड से भी अगर सॉल्व किया जाए,
हम लोगों ने सिंपल सा एक इसमें मेथड जो लगाया है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम लोगों ने कन्वर्ट किया है पॉइंट लोड में, फिर ए बी स्पेन लिया है, उसके ऊपर हम लोगों ने आर ए और आर बी को दिखा दिया, और हम लोग समेशन एफ एक्स जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है उनको हम लोगों ने अप्लाई किया है, और अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने रिएक्शन निकाला। दो इक्वेशन बने हैं, समेशन एफ वाई को जीरो करने के बाद और एम ए को जीरो करने के बाद। हम एम बी भी जीरो ले सकते थे या किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो ले सकते थे, लेकिन हम लोग जनरली उस पॉइंट के अबाउट लेते हैं जहां से एक रिएक्शन हमारे पास पास हो रहा हो, तो अननोन जीरो हो जाएगा एक, और एक अननोन रहेगा तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोमेंट लेना आप लोगों को आना चाहिए, और आगे आओ तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मेट में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर करना हो, लेकिन अगर केवल एक लोड अगर काम कर रहा हो, जैसे यहाँ पर केवल और केवल 30 न्यूटन का एक लोड काम कर रहा है, तो एक लोड अगर काम कर रहा है उसको अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखिए। टोटल लोड ऑन बीम हम लोग जानते हैं 30 न्यूटन होगा। ये डायग्राम हम लोग को अब अगर हम लोग ये कहें कि समेशन अगर हम लोग को लेना हो, देखिए अगर कभी केवल और केवल दो लोड हो, केवल और केवल दो रिएक्शन हो, और इस पर केवल एक लोड काम कर रहा, केवल एक लोड काम कर रहा हो, तो देखिए इसका जो वेटेज आएगा वो ज़्यादा आएगा, और इसका वेटेज जो आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। हम लोग कभी भी अगर आर बी लिखें तो आर बी अगर हम निकालना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आर बी इज इक्वल टू इस लोड को लिख लेंगे 30, और इनटू में करेंगे हम लोग दूसरे सिरे से उनका जो हमारे पास होगा डिस्टेंस, उसको मल्टीप्लाई कर दें इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 टोटल डिस्टेंस। यानी अगर हमारे पास ये आ गया 6, ये यहाँ पे हो गया 5, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 20 न्यूटन। और आर ए को इसी तरीके से लिखना होगा तो क्या लिखेंगे भाई 30। देखो ये लोड हमने ले लिया, फिर आर ए देख रहे हैं तो इस इधर से हमारा डिस्टेंस देखना होगा, यानी 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 6, ये क्या हो गया हमारे पास 10 न्यूटन। ठीक है, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन दिस फॉर्मूला, दिस शॉर्टकट मेथड इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरी ओनली वन पॉइंट लोड, ओनली वन लोड। तो हमारे पास जो होगा सेंट्रल हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसके लिए अगर हम लोग जनरल फॉर्मेट की अगर बात करें तो जनरल फॉर्मेट हमारे पास क्या आएगा, इसके लिए जो शॉर्टकट मेथड में हम लोग यूज करते हैं, मान लिया जाए कि हमारे पास कोई बीम है, ये आर ए है, ये आर बी है, फॉर्मेट के फॉर्मूले के रूप में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कोई लोड लग रहा है, ये लोड है हमारे पास W, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है A, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है B, स्मॉल b, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा A प्लस B। ठीक, तो हम लोग ये कहें कि ये A है, ये B है, तो हम लोग को आर ए लिखना होगा, तो आर ए के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, W इंटू बी डिवाइडेड बाई A प्लस B। ठीक, और आर बी इज इक्वल टू जो बनेगा वो कितना बनेगा, W इंटू ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक, ओनली एप्लीकेबल व्हेन केवल सिंगल लोड वर्किंग ऑन द सिंपल सपोर्टेड बीम। ये तभी काम करेगा जब हमारे पास केवल और केवल एक लोड काम कर रहा हो। अगर एक लोड काम करेगा तो हम लोग शॉर्टकट मेथड से हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमें फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये आर बी अगर निकालना है तो ये लोड और इसमें मल्टीप्लाई होगा ये डिस्टेंस, और अगर ये निकालना है तो ये अगर निकालना है हमको तो ये लोड हम लोग लेंगे और ये डिस्टेंस ये वाला आएगा। ठीक है, उसके दूसरी साइड का डिस्टेंस आएगा और टोटल डिस्टेंस से हम लोग डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल फिर से ले लूँ, मान लिया जाए ये 30 न्यूटन का है, यहाँ से ये 2 मीटर पे काम कर रहा है और ये यहाँ से 6 मीटर पे काम कर रहा है। ये क्या है हमारे पास आर ए है और ये क्या है हमारे पास आर बी है। तो आर मतलब उसमें उल्टा कर दिए हैं, ये बी सिरा है, ये ए सिरा है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को आर बी देखना होगा। देखिए ये अगर बी सिरा है तो आर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 इंटू ये डिस्टेंस 6 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास क्या हो गया 15, सॉरी डिवाइडेड बाई 8, 2 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8। ये कितना हो गया हमारे पास 30 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8। तो हम लोग इसको 4 से कटिंग कर सकते हैं, तो 4 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 45/2। और आर ए इज इक्वल टू अगर हम लोग को लिखना होगा तो आर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, इसमें हम लोग अगर कटिंग कर देंगे 4 से तो ये आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 2, यानी 15 डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम लोग आर ए और आर बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो लेकिन ये केवल और केवल तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास एक लोड काम कर रहा हो, ये ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आइए हम लोग देखते हैं दूसरा फॉर्मेट जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दूसरे में हम लोग पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम था और एक हमारे पास यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड था जो कि हमारे पास कुछ दूरी तक ही गया था। और ये कितना था हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर था, यहाँ से यहाँ कुछ 3 मीटर था, और ये दिया था 5 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड था। हमें RA और RB निकालना। देखिए डिस्टेंस हो सकता है डेटा कुछ गड़बड़ हो गया हो, उससे कोई नहीं, मेथड वही है। अगर एक मेथड आप समझ जाते हैं तो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों से मैं कहूँ कि इसको अगर हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल लोड इस पर कितना आएगा, ये A है, ये B है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग C पॉइंट मान लेते हैं। A से C तक यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड है, यूनिफॉर्मली एक समान रूप से बदलता हुआ लोड है। तो इस पे अगर हम लोग को फोर्स अगर फाइंड आउट करना होगा तो AC पर टोटल लोड इज इक्वल टू AB पर टोटल लोड। तो AC पर हम लोग कितना अलग करेगा, जितना इसका एरिया होगा। एरिया कितना है भाई हमारे पास, यानी टोटल लोड ऑन AC इज इक्वल टू AB बराबर है, क्योंकि और कोई दूसरा लोड नहीं काम कर रहा है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हमारे पास कितना हो गया 15 डिवाइडेड बाई 2 न्यूटन, किलो न्यूटन में दिया है तो किलो न्यूटन ले लेंगे। इसका अगर इक्विवेलेंटली अगर हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये है A, RA हो जाएगा, ये है हमारे पास C, ये हो जाएगा हमारे पास B जहाँ पे RB काम कर रहा है, ये B पॉइंट। अब अगर हम लोग ये कहें कि ये जो टोटल लोड है इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट लोड में देखिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको पॉइंट लोड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये लोड तो हमारे पास आएगा 15/2, लेकिन ये कहां पर काम करेगा, ए से कितनी दूरी पर काम करेगा हमारे पास 2 इंटू 3/3, 2/3 इंटू लेंथ होता है तो 2/3 यानी कितने मीटर पे, 2 मीटर पे। और C से कितने मीटर पे होगा हमारे पास, ये डिस्टेंस जब तक नहीं निकालेंगे फ्रेंड्स तो आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये 2 मीटर का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 मीटर का हो जाएगा। लोड कितना है 15/2, और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास 3 मीटर। ठीक है, तो अब अगर हम लोग को RA और RB निकालना है तो हम लोग या तो इक्वेशन से सॉल्व करें या फिर हमने अभी जो डायरेक्ट मेथड देखा था उससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में हमारे पास क्या था, हम लोग देखते हैं RA अगर हमें लिखना होगा तो ये लोड हमने लिख लिया, लोड डिवाइड बाई 2 इनटू में हमारे पास इधर का डिस्टेंस। तो देखिए दोस्तों ये लोड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग को चाहिए, तो कितना है भाई 4 डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा कितना है 6, तो हमारे पास 6 से हम लोग को डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये 230 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू क्या आएगा 5 न्यूटन। कितना हो गया भाई 5 न्यूटन। अब अगर हम लोग ये कहें कि RB कितना आ जाएगा, तो RB अगर हम लोग इसी तरीके से फाइंड आउट करें तो हम लोग लिखेंगे 15/2, हम लोग क्या लिखेंगे भाई 15/2। 15/2 का मतलब उसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा 15/2 इंटू ये हमें RB निकालना है तो ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 डिवाइड बाई 6, 2 से 2 कट गया, हमारे पास क्या हो गया 15/6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, 5/2 2.5। ठीक, तो 2.5 किलो न्यूटन, ये न्यूटन में मैंने लिख दिया, किलो न्यूटन आएगा, किलो न्यूटन, क्योंकि किलो न्यूटन में दिया। तो हम लोग इजीली इस चीज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक ये दो तरीके का हमारे पास प्रॉब्लम है जो आप लोगों ने समझ लिया है। हम लोगों को कभी भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को क्या किस में कन्वर्ट करना है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों को इक्वेशंस लगाने, क्या लगाने हैं हम लोग को, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर केवल एक सिंपल सपोर्ट पर बीम काम कर रहा है तो हम लोग ने जो शॉर्टकट मेथड देखा उससे भी हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नया क्वेश्चन, जो कि अभी मैंने जो पिछले सेक्शन में ही दिया था, आप लोगों को पिछले चैप्टर में ही दिया था। रिएक्शन ही फाइंड आउट करना है, हम लोग रिएक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। हमारे पास एक क्वेश्चन था, हम लोगों ने कहा कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम का लेंथ हमें दिया हुआ था, एल हमें दिया हुआ है, कोई भी लेंथ एल दिया हुआ है, पता नहीं। वो जो क्वेश्चन हमने दिया था उस क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट पे हम लोग लेकर के चलेंगे। मैं नया फॉर्मेट बना दे रहा हूँ, ये ए बी पॉइंट है और इस पे हमारे पास मोमेंट लग रहा है एम। अगर न्यूमेरिकल डाटा अगर दिया हो तो न्यूमेरिकली हम लोग यूज करेंगे, बाकी अगर ऐसे दिया हो तो मेथड समझ में आना चाहिए। हमें रिएक्शन फाइंड आउट करना है, तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास ये है,
ये है RAV, ये यहाँ पर काम करेगा RAH, फिक्स्ड सपोर्ट है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारे पास एक मोमेंट आएगा और इस मोमेंट को हम लोग कहेंगे M, और यहाँ पे हमारे पास एक मोमेंट काम कर रहा है M, हम लोग इसको MR बोल देते हैं कि रिएक्शन, हमारे पास रिएक्शन का हमारे पास मोमेंट है, तो रिएक्शन का, क्योंकि उसमें डिफरेंस हो जाएगा, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम लोगों ने इसको मान लिया कि ये जो हमारे पास है MR है। MR रजिस्टिंग मोमेंट भी हम लोग इसको कह सकते हैं। इसका लेंथ जो दिया हुआ है वो L लेंथ दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग अगर इक्वेशन लगाएंगे इसमें, तो समेशन Fx इज इक्वल टू 0, तो Fx इज इक्वल टू 0 है, तो RAH इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0, कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। समेशन Fy इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास y डायरेक्शन में फोर्स ये 0 हो जाएगा। AV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमारे पास y डायरेक्शन में भी कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। अब हमें आइए मोमेंट के बारे में, तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है B है, तो हम लोग मोमेंट कंसीडर करेंगे। तो हमने ये कह दिया कि A पर समेशन MA इज इक्वल टू, समेशन MA इज इक्वल टू क्या हो जाए हमारे पास 0, समेशन MA इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को इक्वेशन लिखना पड़ेगा। क्या आएगा इक्वेशन, लिख के बताइए। समेशन MA इज इक्वल टू 0, तो A पॉइंट पर RAH का मोमेंट क्या हो जाएगा 0, तो वो 0 लिख दिया हम लोगों ने। इसका RAV का भी हमारे पास मोमेंट क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ये तो मोमेंट खुद ही है, क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस में आ जाएगा MR। और यहाँ से यहाँ तक लेंथ में देखें कोई लोड काम नहीं कर रहा है, लेकिन B पॉइंट पर एक मोमेंट काम कर रहा है जो कि हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम लोग लिखेंगे माइनस M इज इक्वल टू 0, और कोई मोमेंट काम नहीं कर रहा, तो MR इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -M। माइनस का मतलब होता है सिंपली एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारे पास हम लोगों ने जो माना है यहाँ पर, ये जो डायरेक्शन लिया है वो एंटी क्लॉकवाइज, जो भी हमने माना था उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। मतलब MR जो है हमारे पास ऊपर की तरफ -MR काम कर रहा है, तो -MR काम करने का मतलब क्या है, हमारे पास ये जो M होगा -M के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी इसका अगर हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, तो इस पे रिएक्शन जो काम कर रहा है वो M इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो देयर मस्ट बी MR जो होना चाहिए, MR इज इक्वल टू M के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए क्लॉकवाइज। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे माइनस आया है तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, नहीं, हमने यहाँ पर जो प्लस माना है वो क्या माना है MR माना है, और MR को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है। तो MR अगर अपोजिट आ गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा उल्टा। जैसे हम लोग RAV का पॉजिटिव वैल्यू ऊपर की तरफ लिए हैं, और RAV अगर निगेटिव आ जाता तो क्या काम करता, डाउनवर्ड काम करता। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या होगा हमारे पास, MR जो होगा, जो हमने जो साइन माना है उसके अपोजिट साइन में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हम लोगों ने साइन माना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये आएगा। अपोजिट डायरेक्शन में आने का क्या मतलब है, हमने एंटी क्लॉकवाइज माना है तो वो क्या आएगा भाई हमारे पास क्लॉकवाइज आएगा। बात समझ गए। चलिए अब अगर हम लोग ये देखें कि इस पे मोमेंट जो आ गया वो इस डायरेक्शन, वैसे भी अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो इधर क्लॉकवाइज आएगा, तभी उसको बैलेंस कर पाएगा, अदरवाइज बैलेंस नहीं कर पाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, जिसमें प्लस माइनस में हमारे पास एक क्वेश्चन था सिंपली सपोर्टेड बीम में। अब यहाँ पर मोमेंट अगर कैसे भी दिया हो फ्रेंड्स, जल्दी से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताइए अगर हम लोग को देखना हो। ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताइए, अगर यहां पर मोमेंट इस डायरेक्शन में अगर हमारे पास काम कर रहा है M इज इक्वल टू 20 न्यूटन मीटर, तो हमारे पास इसका लेंथ दिया है 5 मीटर, तो रिएक्शन क्या डेवलप होगा, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, तो रिएक्शन RA पर क्या होगा, RAH और RAV और मोमेंट रजिस्टिंग मोमेंट हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे भाई, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोगों ने बनाया, कितना आया भाई, इसमें इस डायरेक्शन में मोमेंट एक्सटर्नली काम कर रहा है, इक्वल टू कितना दिया है 20 न्यूटन मीटर, 20 न्यूटन मीटर दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि RAH आएगा, RAV, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा RAH, और अपोजिट डायरेक्शन में एक हमारे पास मोमेंट काम कर जाएगा MR। हमने अपोजिट डायरेक्शन क्या, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रिएक्शन है, हमने ये रिएक्शन का डायरेक्शन माना। अगर इसका वैल्यू अगर अपोजिट आ रहा है तो ये माइनस में आ जाएगा, तो हम लोग इस डायरेक्शन में कर देंगे, माइनस या प्लस में, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो न्यूमेरिकल में वैल्यू आएगा। यहाँ पे 5 मीटर हम लोग को दिया है,
लेंथ से कोई मैटर नहीं करेगा, देखते हैं लेंथ पर डिपेंडेंसी नहीं होगी, वो बी पॉइंट है। तो समेशन एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा 0, आर ए एच इज टू क्या हो जाएगा 0, समेशन एफ वाई इज टू कितना होगा 0, आर ए वी इज टू क्या हो जाएगा 0। सिमिलर है एकदम, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम लोग ये कहें कि मोमेंट अबाउट ए अगर ले लिया जाए, देखो फ्रेंड्स सबको सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो मोमेंट में लेने में आती है, तो फिर से इसको हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं। हमें एम ए के अबाउट मोमेंट 0 करना है, तो हम फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको करते हैं जो फोर्स होता है जिसको मोमेंट में कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर मोमेंट खुद ही दिया हुआ है, जो मोमेंट लग रहा है उस पर एक्ट कर रहा है, तो हम उसको क्यों कन्वर्ट करेंगे, वो तो मोमेंट है ही। तो हमारे पास जो है आर ए एच इस पॉइंट पे अगर मोमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस 0, ये हमारे पास क्या है माइनस में है, एंटी क्लॉकवाइज यानी एम आर हमने बनाया है इस डायरेक्शन में। तो हम लोग देखो कहेंगे सर इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज मान करके पॉजिटिव निगेटिव, हमने पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं माना है, हमने ये कहा कि मान लिया जाए कि रजिस्टिंग मोमेंट जो है हमारे पास जो काम कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम कर रहा है, अगर नहीं होगा तो क्लॉकवाइज में आ जाएगा। तो एम आर माइनस में, देखिए फिर से इस चीज में कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है, हमने यहां पर जो रजिस्टिंग मोमेंट माना है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लिया। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि ये हमारे पास जो फोर्स है वो क्लॉकवाइज में आएगा, तो ये अपोजिट हो जाएगा, उसके अलावा और कुछ होगा नहीं। तो हम लोग ये क्या लिखेंगे माइनस एम आर, फिर इसका अगर हम लोग मोमेंट देखें ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा पॉजिटिव इज टू 0, एम का वैल्यू दिया है तो एम आर इज टू हमारे पास हो गया एम कितना है 20 न्यूटन मीटर। देखिए जो हमने माना है वही डायरेक्शन आ गया, तो ये हमारे पास क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम कर रहा है, यानी एम आर जो है वो किसमें है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें है भाई एंटी क्लॉकवाइज में है। रजिस्टिंग मोमेंट जो हमारे पास डेवलप हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है, माइनस आया होता तो हम लोग उसको क्या लेकर के चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमें एम आर का वैल्यू लेकर के चलना है, इसमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा बिल्कुल भी। अगर किसी को डाउट है तो हम लोग जो लाइव डिस्कशन क्लासेस करेंगे उसमें हम लोग उसको फिर से कंसीडर करेंगे, एक नहीं 10 नहीं, जितने भी प्रॉब्लम कहेंगे उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से 2 प्रॉब्लम्स को लेकर के समझे हैं हम लोग। अभी आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसी तरीके का अगर प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। मान लिया जाए कि अब हमारे पास एक सिंपल सपोर्टेड बीम दिया है, उस पर अगर मोमेंट काम कर रहा है और रिएक्शन फाइंड आउट करना है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान से और देखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। जिसको नहीं समझ में आएगा कृपया आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि ये पार्ट कैसे सॉल्व हुआ कैसे नहीं, वो हम लोग कंसीडर करेंगे। आर ए आर बी या लाइव डिस्कशन क्लासेस जब भी होगा तो उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पे हमारे पास कोई मोमेंट काम कर रहा है, इस मोमेंट का हमारे पास मैग्नीट्यूड पता नहीं, पिछले क्वेश्चन में मैंने जो दिया हो, मान लिया जाए कि 20 न्यूटन मीटर काम कर रहा है, 20 न्यूटन मीटर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं, हम लोगों को क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया था 3 मीटर और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया था 4 मीटर। न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, अगर आप मेथड जानते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये देखिए आर ए हमने मान लिया यहाँ पर अपने मन से कि ऊपर की तरफ काम कर रहा है, आर बी मान लिया कि हमने ऊपर की तरफ, अगर आर ए और आर बी निगेटिव आ जाएगा तो हम लोग उसको उसका डायरेक्शन क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। तो अब ये इसमें हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। तो हम लोग ये कहें कि इसमें हम लोग मोमेंट इक्वेशन अगर हम लोग लगाना हो, एफ एक्स इज टू 0 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, एफ एक्स इज टू 0 का मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स काम ही नहीं कर रहा है तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है। समेशन एफ वाई इज टू 0, तो हमारे पास वाई डायरेक्शन में क्या है आर ए है, हमारे पास क्या है आर बी है, क्या कोई फोर्स काम कर रहा है नहीं। सर इसको फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं भाई ये फोर्स नहीं है मोमेंट है, और मोमेंट मतलब कपल का जो फोर्स होता है हमारे पास इक्विवेलेंट फोर्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो आर ए प्लस आर बी इज टू क्या हो गया 0। अब हम लोग ये कहें कि मोमेंट ले लिया जाए किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो हम लोग ए या बी के पॉइंट हम लोग मोमेंट ले सकते हैं। तो ए के अबाउट अगर हम लोग मोमेंट कंसीडर करेंगे फ्रेंड्स, तो हमको बताइए कि मोमेंट अबाउट ए क्या होगा, समेशन एम ए इज टू 0। तो ए के अबाउट आर ए का जो हमारे पास होगा आर ए इंटू क्या आ जाएगा 0। फिर हमारे पास ये देखिए ये जो मोमेंट है यहाँ पर हमें देखना है ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम लोग माइनस लिखेंगे 20। फिर हम लोग ये करेंगे कि ये भी एंटी क्लॉकवाइज है तो हम लोगों ने इसको माइनस कर दिया, और ये माइनस अगर कर दिया तो हमारे पास कितना हो जाएगा 7 इंटू आर बी
इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर बी इज इक्वल टू -20 डिवाइड बाई 7 न्यूटन। ये माइनस में आया है तो आर ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, फ्रॉम 1 आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू जो है हम लोग जानते हैं आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू कितना दिया भाई, 0 है। हम लोग अभी इसको कैलकुलेट किए थे, इक्वेशन 1 हम लोगों ने बनाया था, तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू क्या है 0, तो आर ए इज इक्वल टू माइनस आर बी, और इसमें हमारे पास क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 0, तो आर ए इज इक्वल टू माइनस आर बी, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे तो आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 20 डिवाइड बाई 7 न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए। तो ये हमारे पास डायरेक्शन अगर शो करना हो, यानी इक्विवेलेंट अगर इसका डायग्राम बनाना हो, तो देखिए आर बी हम लोगों ने जो लिया है वो उसके अपोजिट आ गया, ये हो जाएगा 20/7 न्यूटन, यहाँ पर काम करेगा, और इस डायरेक्शन में हमारे पास काम करेगा आर ए इज इक्वल टू जो होगा वो 20 न्यूटन बाई 7। देखिए भाई, ये जो डायरेक्शन माना गया था वही है, और यहाँ पे हमारे पास मोमेंट काम कर रहा है 20 न्यूटन का। कितना काम कर रहा है, 20, और ये डिस्टेंस पर कोई भी हमारे पास इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अगर इन दोनों के बीच का अगर हम लोग डिस्टेंस देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक मतलब पूरा टोटल जो है वो 7 मीटर का है। कितना भाई, 7 मीटर का। तो देखिए ये दोनों मिल करके एक कपल ही फॉर्म कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस काम कर रहे हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 7 है, तो इनका मोमेंट क्या आ जाएगा, 20 न्यूटन मीटर, और ये किधर आएगा हमारे पास, क्लॉकवाइज। किधर आएगा, क्लॉकवाइज, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, यानी हमारे पास वैलिड हो जाएगा। यानी हम लोग एकदम इजीली इसको समझ सकते हैं कि मोमेंट को सिर्फ मोमेंट ही रोक सकता है, एक कपल ही रोक सकता है, सिंगल फोर्स तो वैसे भी नहीं रोक पाएगा। तो हम लोग को मोमेंट रोकने के लिए हमें एक कपल प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक कपल हमें बनाना पड़ेगा। कपल अगर हो रहा है तभी हमारे पास उसमें क्या आएगा कि उसको इक्विलिब्रियम में ला सकता है। एक कपल को सिर्फ एक कपल ही हमारे पास क्या कर सकता है, इक्विलिब्रियम में ला सकता है। ठीक, चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप लोग एसएफडी बीएमडी अगर बनाते हैं तो आप चाहे गेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आईएएस का एग्जाम दिए हो, या फिर पेपर देखा हो आप लोगों ने, या फिर आप डिप्लोमा में ये कई बार पूछ चुका है कि इसका शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा। जब आप लोग इसका रिएक्शन निकाल लोगे तब आप लोग इजीली शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल लोगे। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक है, और आप लोग उसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टॉपिक में आप लोग इजीली पढ़ोगे। ठीक है, तो आप लोग इसमें मैकेनिक्स में हम लोग ये देख सकते हैं, रिएक्शन अगर फाइंड आउट करना हो तो किसी भी तरीके का लोडिंग कंडीशन होगा तो आप लोग रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और फटाफट हमें करके दिखा दीजिए, जिसको नहीं समझ में आया है उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा थोड़ा, और हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, एक हमारे पास सिंपल सपोर्टेड बीम है आर ए, ये है हमारे पास आर बी, यहां पर एक लोड काम कर रहा है हमारे पास, मोमेंट 20 न्यूटन मीटर, और यहां पर एक पॉइंट लोड काम कर रहा है हमारे पास 10 न्यूटन का। तो ये ए है, ये क्या है, बी है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस दिया है 3 मीटर दिया है, यहां से यहां तक क्या दिया है 2 मीटर, और यहां से यहां तक दे दिया हमारे पास 2 मीटर। हमें आर ए और आर बी निकालना है, डिफरेंट टाइप का लोडिंग कंडीशन होगा और उससे हम लोग निकाल सकते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं सी, ये पॉइंट हम लोगों ने मान लिया डी। तो हम लोग डिफरेंट टाइप का लोडिंग कंडीशन मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे, समेशन एफ एक्स इज टू 0, समेशन एफ वाई इज टू 0, और किसी भी पॉइंट पर हम लोग मोमेंट लेंगे उसको हम लोग 0 कर देंगे। तो इजीली आर ए और आर बी का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास बीम में जो रिएक्शन अगर फाइंड आउट करना है, तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 या 2 से अधिक लोड भी हो सकते हैं, कपल हो सकता है। तो हम लोग ये कहें कि समेशन एफ एक्स इज टू 0 अगर कर दिया जाए तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, नहीं, एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, इसीलिए हमें इसको लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। वाई डायरेक्शन में फोर्स कोई है, हाँ भाई, वाई डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स काम कर रहे हैं, तो इसको 0 कर देते हैं। तो आर ए प्लस आर बी माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 10 न्यूटन, न्यूटन आर बी लिखें, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग कह रहे हैं कि किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो ए के अबाउट अगर हम लोग मोमेंट कंसीडर करें, समेशन एम इंटू ए इज इक्वल टू 0, तो समेशन एम ए इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए के अबाउट अगर मोमेंट हम लोग 0 करेंगे, तो ए के अबाउट मोमेंट 0 करेंगे तो आर ए इंटू 0 आ जाएगा। ये देखिए
ये किधर है, अगर हम लोग यहाँ से अगर कहें तो ये क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज हमारे पास कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। हम लोग लिख देंगे 20। ये हमारे पास किधर क्लॉकवाइज, एक अबाउट ये वाला जो लोड है किधर घुमाने का कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का कोशिश करेगा। तो क्लॉकवाइज में कितना आ जाएगा, 10 × 5। अब अगर हम लोग ये कहें कि ये जो लोड है आरबी, ये इसके अबाउट किधर घुमाने का कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ घुमाने का कोशिश करेगा। तो ये 7, तो ये 3 + 2 5 और 5 2 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास -3, ये प्लस आएगा, क्लॉकवाइज था। फिर से देखते हैं हम लोग, ये जो हमारे पास 200 न्यूटन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, ये भी हमारे पास क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 10 × 50। और ये आरबी जो हो गया हमारे पास कितना आ गया, 7 × RB = 0। 7 × RB = 0। हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 RB = ये हो जाएगा 50, यह है 20 + 50 = 70। तो RB = हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। कितना आ गया, RB = 10 न्यूटन। RB = कितना आ गया, 10 न्यूटन के अबाउट। ठीक है, तो अब अगर हम लोग ये कहें कि RA कितना आएगा, तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से देखें तो RA = जो आ गया वो क्या आ गया, 0 आ गया। RA = 0। अब देखो फ्रेंड्स, अगर हम लोग ये कहेंगे ये 10 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, ये 10, तो 10 और ये 10, ये 20 न्यूटन का तो खुद ही कपल हो गया है। ये कैसा है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो एक दूसरे को बैलेंस कर दिए। तो यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। तो RA का वैल्यू जो आ गया वो क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत इजीली आप लोग आंसर कर सकते हैं अगर आपको मेथड मालूम है तो। समेशन fx 0, समेशन fy 0, किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट हम लोगों को क्या करना है, 0 करना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से हम लोगों ने बीम पर रिएक्शन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग को देखना है ट्रसेस। क्या देखना है हम लोग को, ट्रसेस। आइए हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रसेस। ठीक, चलिए ट्रसेस क्या होते हैं भाई, ट्रसेस हमारे पास स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं जिसपे हम लोग डिफरेंट टाइप का लोडिंग कंडीशन का एनालिसिस करते हैं। ठीक, तो मान लिया जाए ट्रस एक हमारे पास स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जिसका मेड ऑफ द स्ट्रेट सिलेंडर बार्स आर ज्वाइंट टुगेदर एट देयर एंड बाय फ्रिक्शनलेस पिन्स। मतलब कहीं पर भी हमारे पास पिन में फ्रिक्शन नहीं होगा, उसमें हम लोग का क्या करना है, आपने ये टावर्स वगैरह देखे होंगे, जितने भी टावर लगते हैं उसमें हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स हम लोग बना करके दे देते हैं और उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी भी हम लोग, रिलेटिव मोशन को भी हम लोग बातचीत नहीं करते हैं। मोमेंट भी हमारे पास जनरेट हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो हम लोग डिपेंड करते हैं कि किस तरीके का ट्रस बना रहे हैं। ठीक है, तो ट्रस का मतलब होता है कि स्ट्रक्चरल मेंबर है, द लोड एक्ट ओनली एट द ज्वाइंट्स नॉट एट द मेंबर। ये भी हम लोगों को सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट पर ही हमारे पास केवल और केवल लोड काम कर सकता है हमारे पास, नॉट ऑन द मेंबर। दस एवरी मेंबर ऑफ द ट्रस इज आइडेंटिफाइड एज द 2 फोर्स मेंबर। केवल हमारे पास केवल 2 ही फोर्स मेंबर हमारे पास काम करेंगे, उसमें 2 फोर्सेस होंगे। कैसे, मान लिया जाए कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रस है, एक बहुत सिंपल सी अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये बहुत सिंपल सा अगर हमारे पास ट्रस है, ये पिन जॉइंटेड है और ये इस पे हमारे पास सिंपली सपोर्टेड है, तो लोड हम लोगों ने ये कह दिया कि ये लोड, ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है। इनके बीच में अगर लोड अगर यहाँ पे काम करता तब जाकर के इसमें बेंडिंग या शियर स्ट्रेस डेवलप होता, लेकिन जो कि हमारे पास बेंडिंग मतलब बीच में हमारे पास फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि 2 से अधिक फोर्स काम करेगा। या तो इसमें हमारे पास इस डायरेक्शन में हमारे पास कंप्रेशन टेंशन काम कर रहा होगा, कंप्रेशन हो रहा होगा या टेंशन हो रहा होगा, इसके अलावा और कोई हमारे पास फोर्स काम नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर हमारे पास सिलिंड्रिकली अगर वर्क कर रहा होता तो हमारे पास इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोड होता, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ही नहीं, केवल और केवल इसके एक्सिस के एक्सियल ही हमारे पास क्या करेंगे, फोर्सेस काम करेंगे। ठीक, चलिए तो हम लोग के कहने का मतलब है ट्रस जो है इसमें हमारे पास ये अगर लोड कंडीशन अभी जो मतलब अभी इनिशियली सिचुएशन में ये ट्रस नहीं है, अब ये हमारे पास ट्रस हो जाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखिए ये ज्वाइंट है हमारे पास, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, यहाँ पर हमारे पास लोड काम कर रहे हैं। तो हम लोग को RA RB पहले फाइंड आउट करना होगा और फिर हम लोग को फाइंड आउट करना होगा कि इन मेंबर्स में हमारे पास अगर एंगल दे दिया है थीटा है, ये थीटा ही है, मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लेंथ दे दिया, तो हम लोग को ये पता करना होगा कि इनके ईच एंड एवरी मेंबर्स में कितना टेंशन या कंप्रेशन काम कर रहा है। ठीक है, तो ट्रस का एनालिसिस हम लोग को इस तरीके से करना है। देखिए सिंपल सा डेफिनेशन है कि ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग स्ट्रेट बार को हम लोग जोड़ते हैं, डिफरेंट हमारे पास बार्स को हम लोग जोड़ देते हैं और इनके पिंस जो होते हैं वो फ्रिक्शनलेस होते हैं, ये पिन ज्वाइंटेड होता है। इनफैक्ट अगर हम लोग ये कहें कि जो टावर होता है उसमें हम लोग फिक्स कर देते हैं, वो एक ही मेंबर है,
हम लोग जो टावर बनाते हैं या फिर जो बिजली के जो हाई वोल्टेज के जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसके जो खंभे होते हैं, जो बड़े वाले टावर्स जो बनते हैं, उसमें हमारे पास पिन ज्वाइंटेड नहीं होता है। तो पिन ज्वाइंटेड हमारे पास जहां पर होगा जिसमें हमने फोर्सेस को केवल सस्टेन करना हो, उसको हम लोग ट्रस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? ट्रस। ट्रस में हमारे पास जो मेंबर्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स होंगे उसमें केवल 2 फोर्सेस ही काम करेंगे। मतलब एक तरीके से एक तरफ से टेंशन काम कर रहेगा तो टेंशन होगा, दोनों सिरों पर टेंशन की तरफ आएगा, या फिर हम मतलब या तो ये खिंचाव होगा या तो इसमें कंप्रेशन होगा, इसमें और कोई फोर्स हमारे पास काम नहीं करेगा। ठीक, चलिए आइए हम लोग देखते हैं ट्रसेस के कितने प्रकार होते हैं। ट्रसेस हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, परफेक्ट ट्रस होता है, इम्परफेक्ट ट्रस होता है। ठीक है, परफेक्ट ट्रस का मतलब कि जितने मेंबर्स उसको एकदम हमारे पास मोशन ना करने के लिए, देखिए जब थ्योरी ऑफ मशीन भी पढ़ेंगे आप लोग तो उसमें भी हम लोग मशीन को पढ़ते हैं, उसमें रिलेटिव मोशन हो सकता है। जैसे अभी कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर हम लोगों ने पिन ज्वाइंट अगर कर दिया है तो पिन ज्वाइंट कर दिया है तो मोशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 3 मेंबर का ट्रस है और अगर हम लोग ये कहें कि ये हमारे पास कोई ट्रस है 4 मेंबर का, और कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि ये हमारे पास इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में क्या कर सकता है? मोशन कर सकता है। तो ये ट्रस नहीं, ये मशीन का पार्ट होगा। ये स्ट्रक्चरल मेंबर जो हमारे पास होंगे, हम लोग ये मशीन्स में पढ़ते हैं जहां पे हमें मोशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी एटलीस्ट, अगर हम लोग किसी एक पार्ट को फिक्स कर देंगे। लेकिन इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 0 है, मतलब इसमें हमारे पास कहीं से भी किसी भी एक को फिक्स कर देंगे, पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। रिलेटिव मोशन नहीं है इनके मेंबर्स में, रिलेटिव मोशन नहीं है। तो रिलेटिव मोशन अगर होगा तो ये हमारे पास ट्रस का पार्ट नहीं है। इस तरीके से अब देखिए रिलेटिव मोशन न होने के लिए भी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की। अगर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से ज्वाइंट्स बनाए हैं जिसमें मिनिमम नंबर को फुलफिल कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? परफेक्ट ट्रस। क्या कहलाएगा वो? परफेक्ट ट्रस। अगर वो मिनिमम नंबर के रिक्वायरमेंट से कम या ज्यादा है तो वो इम्परफेक्ट कहलाएगा। मान लिया जाए इसको हम लोग कहते हैं ज्वाइंट्स और इसको हम लोग कहते हैं मेंबर, M। तो इसमें 3 मेंबर हैं, 3 ज्वाइंट्स हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पर एक ऐसा ज्वाइंट हम लोगों ने बना दिया, हम लोगों ने ये कह दिया कि ये जो ज्वाइंट है हमारे पास ये एक ही मेंबर है और इससे एक यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से एक और मेंबर लगा दिया। तो इसमें केवल यहाँ पर एक ज्वाइंट बढ़ा है, एक ज्वाइंट बढ़ा है, मेंबर यहाँ पर एक मेंबर बढ़ा और 2 ज्वाइंट्स बढ़े। देखिए पहले भी ये हमारे पास मोशन नहीं कर रहा था, इसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं था, ये हमारे पास पहले भी ट्रस था, लेकिन अभी भी ये ट्रस है, बट इसमें हमारे पास ज्वाइंट की संख्या जो हो गई वो बढ़ गई है। अब कितने ज्वाइंट हैं? 1 2 3 4 5, और मेंबर कितने हैं? ये एक ही मेंबर है। मतलब इस मेंबर को जैसे हम लोगों ने इस तरीके से हम लोगों ने ये बना दिया, तो ये पूरा मेंबर हमारे पास एक ही है, इसमें पिन ज्वाइंट करके हम लोगों ने इस तरीके से अगर इसको बना दिया तो ये वाला पोर्शन हो गया। देखिए जैसे इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ज्वाइंट किया है, ऐसा नहीं कि ये अलग है और ये अलग हो गया। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई कि ये मेंबर 1 है, तो हमारे पास मेंबर कितने? 1 2 3 4 मेंबर और 5 ज्वाइंट, ये अलग अलग तरीके का हमारे पास हो गया। इसका मतलब ये पहले भी एक ट्रस था और अभी भी एक ट्रस है, लेकिन इसमें हमारे पास जरूरत से ज्यादा या तो एज आ गए होंगे या तो हमारे पास ज्वाइंट्स आ गए होंगे। जरूरत से ज्यादा मेंबर्स होंगे या जरूरत से कम मेंबर्स होंगे। ज्वाइंट में भी हमारे पास क्या हो सकता है? जरूरत से ज्यादा ज्वाइंट हो सकता है, जरूरत से कम ज्वाइंट हो सकता है। तो अब अगर जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम अगर है तो उसको कहते हैं इम्परफेक्ट ट्रस। और अगर जितना हमें चाहिए सिर्फ उतना ही है कि एक भी घट जाने से उसमें वो स्ट्रक्चर नहीं होगा, उसमें मोशन आने लगेगा, वो पार्ट बदल जाएगा, ऐसे को हम लोग कहेंगे परफेक्ट ट्रस। न तो इसमें एक भी ज्वाइंट को रिमूव कर सकते हैं और न ही एक भी मेंबर को हटा सकते हैं, तो ऐसे ट्रस को हम लोग कहते हैं परफेक्ट ट्रस। और अगर हमारे पास ऐसा है कि जिसको हम वो या तो पहले से ही हमारे पास ट्रस का पार्ट नहीं है, या दूसरा हमारे पास है कि उसमें इतना एक्सेस है कि वो हमारे पास एक को हटाओगा या फिर एक को जोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हमारे पास क्या कहलाएगा? इम्परफेक्ट ट्रस। ठीक है, अब इसमें भी इम्परफेक्ट में 2 तरीके का है, एक डेफिसिट होता है, डेफिशिएंट, और एक रिडंडेंट। अगर जरूरत से कम है तो डेफिसिट कहलाएगा और जरूरत से ज्यादा है तो क्या कहलाएगा? रिडंडेंट कहलाएगा। अब ये क्या जरूरत किस तरीके से हम लोग देखते हैं, आइए इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं कि हमारे पास परफेक्ट ट्रस के लिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। परफेक्ट ट्रस का मतलब क्या है? ए पिन ज्वाइंटेड ट्रस विच हैज गॉट जस्ट
सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंबर्स। देखो अभी मैंने कहा था कि जितने अगर जरूरत है उतने ही हो, एक को भी हटा देने से वो ट्रस्ट ना रहे। सफिशिएंट मतलब जितनी आवश्यकता है उतने ही नंबर ऑफ मेंबर्स हैं टू रेजिस्ट द लोड विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफॉर्मेशन इन शेप इज कॉल्ड परफेक्ट ट्रस्ट। भाई हम लोग को लोड ही ले जाना है, इसमें हमारे पास इस तरीके से होना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो जरूरत से ज्यादा नहीं है और नहीं जरूरत से कम है, जितने चाहिए उतने ही हैं। तो m इज इक्वल टू हम लोग क्या देखते हैं 2j माइनस 3। ये इक्वेशन अगर फुलफिल होता है, नंबर ऑफ j क्या है, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। देखिए ये यहां पर n नहीं, ये j है, इसको हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। तो नंबर ऑफ ज्वाइंट इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ ज्वाइंट हमारे पास j, ये अगर रिलेशन को फॉलो करता है m इज इक्वल टू 2j माइनस 3 अगर है तो वो कहलाएगा परफेक्ट ट्रस्ट। यानी अगर हम लोग इसको देख लेते हैं, इसमें हमारे पास मेंबर कितना है 1 2 3 4 5। देखिए 1 मेंबर, 2 मेंबर, ये 3 मेंबर, ये 4 मेंबर, ये 5 मेंबर। ज्वाइंट देखें J1 J2 J3 J4। ठीक है भाई। अब अगर हम लोग ये कहें कि 4 ज्वाइंट हैं और हमारे पास 5 मेंबर हैं तो हम लोग ये क्या कह सकते हैं भाई, m इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, m इज इक्वल टू आ गया है 5 और 2j माइनस 3 यानी कितना है 2 इंटू 5, सॉरी 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 है, ज्वाइंट हमारे पास कितने हैं 4। तो हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो देखो ये दोनों हमारे पास क्या है, बराबर आ गए। इसका भी वैल्यू क्या आ रहा है 5 आ रहा है, इसका भी वैल्यू क्या आ रहा है 5। तो ये हमारे पास कैसा ट्रस होगा, एक परफेक्ट ट्रस होगा। इसमें कहीं पर भी देख लिया जाए तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा ये। और हम लोग लोड हमेशा, देखो ध्यान देना, लोड हमेशा हम लोग केवल और केवल ज्वाइंट्स पर ही लगा सकते हैं, बीच में नहीं लगा देंगे कहीं पर भी। बीच में लगा देंगे तो वो ट्रस नहीं रहेगा, वो डेफिनेशन ट्रस की हमारे पास क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग को ये ध्यान देना है, इसमें हमारे पास केवल ज्वाइंट्स पर ही हमारे पास वो होगा। तो ये क्या है हमारे पास, एक परफेक्ट ट्रस। परफेक्ट ट्रस का मतलब ये होता है कि परफेक्ट टाइम टेबल, जैसे मान लीजिए एकदम परफेक्ट टाइम टेबल से आपको एकदम सुबह से लेकर शाम तक का काम करना है, उसमें फिक्स्ड है। अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, कोई इधर उधर हमारे पास डिस्टर्बेंस नहीं होता तो हम शुरू से चल रहे हैं, लेकिन एक भी डिस्टर्बेंस पूरे शेड्यूल को अगर गड़बड़ कर दे तो हमारे पास कहलाएगा कि वो परफेक्ट शेड्यूलिंग थी। लेकिन हम इतना खाली बैठे हैं कि आप जब चाहें तब बुला लो, चाहे जब चाहें हम लोग कोई काम कर लें, तो वो तो हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया। और इतना है कि हम पूरा दिन भर काम करने के बाद भी हमारी काम अगर अधूरे रह जा रहे हैं, इसका मतलब कि वो भी इम्परफेक्ट है, हम लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। सिंपल सा वही हमारे पास ट्रसेस में हम लोग डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्रसेस मेंबर्स का कलेक्शन है जो पिन ज्वाइंट से जुड़े हुए हैं। ऑल द मेंबर्स आर द सिलेंड्रिकल इन शेप एंड स्ट्रेट। और अगर हम लोग ये कहें कि इसमें जहां पर भी ज्वाइंट होगा वहीं पर हम लोग लोड क्या कर सकते हैं, लगाएंगे, और जितने भी ज्वाइंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, फ्रिक्शनलेस होने चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रस कहेंगे। सिंपली, इसमें और कोई समस्या नहीं है। दूसरा, अगर हम लोग ये बात करें कि अगर इस पे जो लोड है वो हमेशा ज्वाइंट्स पर ही अप्लाई होंगे। अब इसमें हम लोग 3 तरीके का हम लोग ट्रस देख सकते हैं, इनफैक्ट 2 तरीके का, एक परफेक्ट और एक इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट में 2 पार्ट होंगे, डेफिसिट माने जिसमें कमी हो, और जो रिडंडेंट का मतलब जो जरूरत से ज्यादा। ठीक है, दोनों सिचुएशन हम लोगों के लिए बीइंग इंजीनियर अच्छी चीज नहीं है। तो हम लोगों ने परफेक्ट ट्रस के लिए कंडीशन क्या देखी भाई, m इज इक्वल टू 2j माइनस 3। m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2j माइनस 3। j इज द नंबर ऑफ ज्वाइंट, m इज द नंबर ऑफ मेंबर्स, और ये जो 3 कांस्टेंट है हम लोग इसमें देखेंगे। अगर ये इक्वेशन फुलफिल हो रहा है तो हम लोग इजीली कह देंगे कि हमारे पास वो क्या है, मेंबर हमारे पास परफेक्ट ट्रस का मेंबर है। जैसे कि अगर हम लोग ये कहें कि इसमें अगर एक हमारे पास मेंबर दिया है, देखिए ध्यान दीजिए, ये है हमारे पास, इनफैक्ट हम लोग आगे इसको देखेंगे तो ये कब फुलफिल हमारे पास नहीं होगा। जैसे हम लोग इसको ये देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पास रोलर सपोर्ट है, तो इसमें कितने मेंबर हैं, M1 M2 M3 M4 मेंबर्स हम लोग एकदम इजीली देख सकते हैं। ये J1 J2 J4 J3 J4। ठीक है, नाम कहीं पर भी किसी का भी लिख सकते हैं, उसमें सीक्वेंस का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो हमारे पास m इज इक्वल टू कितना है 4, j इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 4। तो हमारे पास क्या होता है, m इज इक्वल टू m2j माइनस 3, यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 3, कितना हो गया 5। यानी m इज नॉट इक्वल्स टू हमारे पास j
2j माइनस 3, यानी ये क्या हो जाएगा, एक इम्परफेक्ट ट्रस होगा, ये परफेक्ट ट्रस नहीं होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। जब आप लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन में पहला चैप्टर में, तो आप लोगों को इस तरीके से हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है वो किस तरीके से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। जैसे एग्जांपल है इम्परफेक्ट ट्रस का, तो इम्परफेक्ट का क्या मतलब होगा, इम्परफेक्ट में या तो जरूरत से ज्यादा होगा या तो जरूरत से कम होगा। ए ट्रस विच इज सेटिस्फाई द रिलेशन m इज लेस देन 2j माइनस 3, अगर हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो कम हैं, m इज लेस देन 2j माइनस 3, जितना जरूरत था उससे अगर कम मेंबर हैं तो हमारे पास क्या कहलाएगा, डेफिसिट ट्रस, डेफिशिएंट, मतलब हमारे पास क्या होगा, इज डेफिशिएंट ट्रस। इट इज अनस्टेबल एंड मे कोलैप्स अंडर द एक्सटर्नल फोर्स। कोलैप्स का मतलब कि ये बैठ सकता है, जैसे अगर हम लोग इसके ऊपर फोर्स लगा दें, अगर ये चारों मेंबर्स बराबर हैं तो ये पूरी तरीके से स्ट्रेट हो जाएगा, जो कि आप लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे 4 बार मैकेनिज्म। तो स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर से पहले अगर हम लोग बात करें जिसमें एटलीस्ट एक हमारे पास मूवेबल पार्ट हो, वो एक मोशन कर सकता है, उसको हम लोग मैकेनिज्म कहेंगे। और मैकेनिज्म में हमारे पास उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 1 होना चाहिए, तो मैकेनिज्म का पोर्शन होता है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर ट्रसेस के बारे में बात करना है, क्योंकि हम लोग मैकेनिक्स में केवल फोर्सेस का एनालिसिस देख रहे हैं, तो ये हमारे पास लोड को सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये मोशन करने लगेगा। तो ऐसे हम लोग पार्ट को क्या कहते हैं, डेफिसिट। इसमें हमको ये बताइए कितना है, अभी हम लोगों ने देखा था ये M1 है, ये M2 है, ये M3 मेंबर है, ये M4 मेंबर है। कितने मेंबर हो गए, 4। ये J1, J2, J3, J4, ठीक। तो हमारे पास 4 वही अभी हम लोग देखे थे। तो M इज इक्वल टू, अभी तो हमने ये बताया था कि M इज इक्वल टू कितना है, 4। 2J माइनस 3 कैलकुलेट करें तो 2 इंटू 4 माइनस 3 तो कितना हो गया, 5, यानी m इज लेस देन 2j माइनस 3, दैट इज ये डेफिसिट है। ऐसा हमारे पास ट्रस है, डेफिसिट ट्रस है, इसमें कमी है, इसमें अभी और मेंबर्स की रिक्वायरमेंट थी। इम्परफेक्ट रिडंडेंट ट्रस, रिडंडेंट का मतलब कि जरूरत से ज्यादा होना, जरूरत से ज्यादा होना। तो जरूरत से ज्यादा ट्रस विच सेटिस्फाई द रिलेशन m इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3 इज कॉल्ड रिडंडेंट ट्रस। इट इज वे ओवर रिजिड ट्रस। देखिए भाई, हम लोग सपोर्ट को सपोर्ट देने के लिए बहुत सारा सपोर्ट कभी कभी हम लोग लगा देते हैं, सपोर्ट को सपोर्ट देने के लिए भी सपोर्ट लगा दिया जाए तो वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है। क्या हो जाता है, और ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन ऐसे को हम लोग ये कहें कि जरूरत से ज्यादा चिंतित हो जाना, मतलब हमने कहा दिया कि कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, कोचिंग भी जा रहे हैं, और मम्मी पापा भी पढ़ा रहे हैं, भैया भी पढ़ा रहे हैं, यार दिन भर एकदम इतना ज्यादा सपोर्ट पे सपोर्ट, फ्री टाइम भी तो होना चाहिए। तो वो फ्री टाइम का मतलब कि जरूरत से ज्यादा अगर केयर अगर हम लोग कर रहे हैं वो भी हमारे पास, तो इसको क्या कहते हैं, ओवर रिजिड ट्रस। क्या बोलते हैं इसको, जरूरत से ज्यादा हमारे पास रिजिड है। इट कैन नॉट बी कंप्लीटली एनालाइज्ड बाय स्टैटिक इक्वेशंस, क्योंकि हम लोग को इसमें जरूरत से ज्यादा मेंबर्स लगे हुए हैं, तो जरूरत से ज्यादा मेंबर्स लगे हुए हैं तो दिक्कत हो जाएगी भाई, हम इसको कैसे पढ़ पाएंगे। Therefore it is an indeterminate structure। ये क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट। ये कौन सा सेटिस्फेक्शन, इसमें हम लोग देखें कितने हमारे पास m है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 और ये क्या हो गया, 6 मेंबर। m इज इक्वल टू कितने हैं, 6। j इज इक्वल टू कितने हैं ज्वाइन, 1, J1, J2, J3 एंड J4। तो अगर हम लोग ये देखें कितना आएगा, m इज इक्वल टू तो 6 है, 2j माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू सॉरी माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, तो ये क्या हो गया 8, यानी ये 5। तो अब देखो m इज ग्रेटर देन है 2j माइनस 3 की, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिडंडेंट, जरूरत से ज्यादा। तो जरूरत से ज्यादा अगर हमारे पास हो गया तो ये रिडंडेंट कहलाएगा। इसको हम लोग कह सकते हैं ओवर रिजिड, जरूरत से ज्यादा दृढ़ ट्रस, ठीक। तो हम लोग पास ये कंसीडर कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इस पे क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन यही आते हैं। ये पूछ लेगा कि रिजिड है कि नहीं है, हमारे पास किस तरीके से हम लोग रिजिडिटी इसकी देखेंगे नहीं देखेंगे, उसके बारे में भी हम लोग पास एनालिसिस आ जाता है। रिजिड है कि इम्परफेक्ट है, और परफेक्ट है तो डेफिसिट है कि हमारे पास अगर परफेक्ट है कि नहीं है, डेफिसिट है कि नहीं है, और रिडंडेंट है कि नहीं है, तो वो हम लोग को देखना होता है। एजम्पशन मेड इन फाइंडिंग आउट द एक्सियल फोर्सेज इन अ ट्रस, जो हम लोग एजम्पशन मान करके चलते हैं कि हम लोग क्या मान्यताएं माने हैं, वो हम लोग को देखना है। तो ज्वाइंट हम लोगों ने सबसे पहले डेफिनेशन में क्या देखा कि ज्वाइंट जो है वो फ्रिक्शनलेस होने चाहिए।
घर्षण रहित होने चाहिए, उस पर घर्षण बल काम नहीं करना चाहिए। द ज्वाइंट आर फ्रिक्शनलेस, इट मीन्स द ज्वाइंट्स आर पॉइंटेड, मतलब पिंड मतलब एकदम पिन तरीके से होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। द मेंबर आर स्ट्रेट, हमेशा मेंबर क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, वो कर्व्ड सेक्शन में नहीं हो जाना चाहिए। और लोड्स आर अप्लाइड एट जॉइंट्स ओनली, ये सब हम लोग ने डेफिनेशन में ही पढ़ा है, इसी डेफिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एजम्पशंस मान करके चलते हैं। इनफैक्ट हम लोग कभी भी फ्रिक्शनलेस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, फ्रिक्शनलेस ही तो सबसे बड़ा दिक्कत है हम लोग के लिए। हालांकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग बोल नहीं सकते, हम लोग चल नहीं सकते। तो हमारे पास फ्रिक्शन एक अच्छा भी है और फ्रिक्शन एक तरीके से बुरा भी है। ऑल द लॉसेज आर गोइंग बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, अ लॉट ऑफ फ्रिक्शंस, हम लोग कह सकते हैं ज्यादातर जो हमारे पास लॉसेज होते हैं वो फ्रिक्शन में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। इनफैक्ट ऐसा नहीं कहें कि सारे लॉसेज फ्रिक्शन की वजह से होते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो मेंबर्स में हमारे पास क्या होने चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, और लोड जो होने चाहिए वो अप्लाइड एट द जॉइंट्स होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चंस, ए फ्रेम्ड स्ट्रक्चर इज परफेक्ट, किसकी बात कर रहा है भैया, परफेक्ट की बात कर रहा है। अभी आप लोगों ने देखा था परफेक्ट इट इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स आर, नंबर्स ऑफ मेंबर्स आर, जो आई जे इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स, तो इससे अगर बराबर होगा, देखिए हम लोगों ने क्या देखा था, m इज इक्वल टू 2j-3, ये क्या है हमारे पास कंडीशन, ये कंडीशन है परफेक्ट के लिए। m इज लेस देन 2j-3, ये है डेफिसिट के लिए, और m इज ग्रेटर देन 2j-3, ये है हमारे पास रिडंडेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2j-3 वेयर j इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एसएससी का पार्ट है, आप लोग इसमें इजीली देख सकते हैं, एसएससी जेईई में ये पूछा गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है मेथड ऑफ एनालिसिस। तो हम लोग किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, मेथड ऑफ ज्वाइंट है, मेथड ऑफ सेक्शंस है, एंड ग्राफिकल मेथड है। तो हम लोग जनरली मेथड ऑफ ज्वाइंट या मेथड ऑफ सेक्शन हम लोग यूज करते हैं। तो मेथड ऑफ सेक्शन कब यूज होता है और मेथड ऑफ ज्वाइंट कब यूज होता है। अगर हमें ईच एंड एवरी पेयर पे अगर हम लोग को टेंशन उसमें फोर्सेस निकालने हैं तो हम लोग मेथड ऑफ ज्वाइंट का यूज करते हैं इजीली। और दूसरा मेथड ऑफ सेक्शन का अगर हमें यूज करना हो तो किसी 2 या 3 मेंबर्स में, अगर जहां 3 मेंबर्स में मैक्सिमम 3 मेंबर में अगर हमें फोर्सेस निकालने हो केवल, तो हम लोग उस वहां पे मेथड ऑफ सेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग को रिएक्शन निकालना होता है। ग्राफिकल मेथड से भी हम लोग यूज कर सकते हैं, तो ग्राफिकल मेथड तो हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट के लिए, तो ग्राफ के थ्रू हम लोग इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। ग्राफ का मतलब है कि नेट फोर्सेस को हम लोग को क्या करना होता है, जीरो करना होता है। तो नेट फोर्सेस को हम लोग किस तरीके से जीरो करेंगे, किस तरीके से उसको इक्विलिब्रियम में लाएंगे, तो चाहे हम लोग ग्राफ से करें, चाहे मेथड ऑफ ज्वाइंट से करें, चाहे मेथड ऑफ सेक्शन से करें, दोनों इजी होता है। बस इसमें दिक्कत ये तीनों मतलब इजीली है, इसमें हम लोगों को थोड़ा डिफरेंस देखना है। मेथड ऑफ ज्वाइंट हम लोग वहां यूज करते हैं जहां पर हमें सभी मेंबर्स में निकालना, लेकिन अगर 2 या 3 मेंबर में अगर कहीं पर निकालना हो तो हम लोग मेथड ऑफ सेक्शन का यूज करते हैं। आइए देखते हैं मेथड ऑफ सेक्शन क्या कहता है। मेथड ऑफ ज्वाइंट भी हम लोग देख सकते थे, लेकिन हम लोग मेथड ऑफ सेक्शन को देखते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए हमसे ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में है। इसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि डीसी, एफसी और एफजी में, इन 3 पार्ट में हम लोगों को ये निकालना है कि कितना फोर्स काम कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहां से एक सेक्शन कंसीडर करेंगे। अगर सब पे बोल देगा तो हमें ईच एंड एवरी ज्वाइंट्स को हम लोग को देख करके चलना पड़ेगा और सबके लिए हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले भाई हम लोग क्या काम करेंगे कि एक सेक्शन कंसीडर करेंगे। तो ये गिवन ट्रस है और हमें केवल फाइंड आउट क्या करना है, डीसी, एफसी और एफजी में हमें लोड फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने ये मान लिया भाई कि ये लेफ्ट साइड जो हमारे पास है, इसका लेफ्ट पार्ट है सेक्शन का, इधर हम लोगों ने ले लिया, और ये हमारे पास राइट पार्ट है। तो इसमें कौन कौन से फोर्स किस तरीके से काम करेंगे। तो देखिए यहां से अगर ये कट गया तो यहां पर एक फोर्स हो जाएगा, एक यहां पर फोर्स लगेगा और एक यहां पर फोर्स लगेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने लगा दिया। इसको हमने कह दिया कि एफ, ये जो फोर्स है इसको हम लोग टेंशन मान करके चलें। टेंशन से अगर हम लोग लिखें हम लोगों ने ये कह दिया कि टी एफ जी है, ये टी एफ सी है, और ये हमने मान लिया कि टी एफ डी, ये टी डी सी है, टी डी सी। इन तीनों का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं।
अब अगर हम लोग ये कहें कि ये हमारे पास गिवन ट्रस था और इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में कटिंग किया है, और 2 पार्ट में अगर कटिंग करने के बाद हम लोग इसको एनालाइज कर रहे हैं तो ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। देखिए भाई, हम लोगों ने कटिंग किया है तो क्या हुआ, सेक्शन लिया है, और सेक्शन अगर ये पूरा सिस्टम अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम में है तो ये सेक्शन भी हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इक्विलिब्रियम में किस तरीके से है और क्या हमारे पास इस पर वर्क कर रहा है। अगर हम लोगों ने कह दिया कि ये जो होगा TFG है, ये TFC है और ये TDC है। अब अगर हम लोग ये कहें कि ये तीनों जो फोर्सेस काम कर रहे हैं तो हमें इसमें कुछ ना कुछ एंगल फाइंड आउट होना चाहिए, हमें लेंथ दिया हुआ होना चाहिए। बिना लेंथ दिए हुए हम लोग इस चीज को काम नहीं कर सकते। मान लिया जाए जैसे ये हमारे पास है, इसमें हम लोगों को ये एंगल 3 अननोन है, एक अननोन अगर हम लोग अपने मन से मान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जहां से भी क्वेश्चन लिया जाएगा उसमें हम लोगों को ये एंगल दिया रहेगा कि एंगल मान लो ये थीटा है, ये θ1 है और ये θ2 है। नहीं तो हम लोगों को क्या दिया रहेगा, इसमें डिस्टेंसेस दिए होंगे कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस इतना है और ये इसकी हाइट इतनी है, ये डिस्टेंस इतनी है, ये डिस्टेंसेस हम लोगों को दिया हुआ रहेगा। और अगर डिस्टेंसेस दिया होगा तो हम लोग एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को बस इतना बता दे रहा हूं कि हम लोग अगर ये θ1 ले लेते हैं और ये θ2 ले लेते हैं तो अब हम लोग इसको एनालाइज कर पाएंगे। इनफैक्ट ये θ2 हॉरिजॉन्टल के साथ दिया हुआ होगा, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं दिया होगा तो कुछ ऐसा कंडीशन जरूर देगा जिसकी वजह से हम लोग उस एंगल को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि इसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक, यहां से हम लोगों ने मान लिया ये θ2। अब देखिए, अगर हम लोग ये कहें कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो इस पे हमारे पास नेट जो फोर्स काम कर रहा है, देखिए एक फोर्स इधर काम कर रहा है, एक फोर्स इधर काम कर रहा है और एक यहां से हमारे पास एक फोर्स यहां पर काम कर रहा है। तो ये F, इसमें कितने अननोन है, हम लोग इसको अलग अलग क्या देखें, इसमें 3 अननोन है। कितने अननोन है, 3। तो 3 अननोन है तो हम लोग क्या लगाएंगे, समेशन Fx = 0, समेशन Fy = 0 और समेशन किसी भी पॉइंट के अबाउट हम लोग क्या लेंगे, 0। अगर ए पर भी ले सकते हैं, ए पे हम लोग जनरली नहीं लेंगे, यहां पर हम लोग जो मोमेंट लेंगे वो ए पर भी 0 होगा और मोमेंट समेशन एट मोमेंट एट एफ पर 0 होगा। तो यहां पर एफ पे 2 अननोन काम कर रहे हैं, देखिए TFG और TFC। तो हम लोग एफ पॉइंट पर अगर ले लेंगे तो TDC हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होगा, नहीं तो हम लोग उसका कंपोनेंट लेकर के डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और इजीली हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ये एफ पॉइंट पर क्यों लिए सर, क्योंकि हमारे पास एक अननोन 0 हो जाएगा, फिर समेशन Fx से समेशन Fy से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन बनेंगे, 3 अननोन, और हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए, जीरो फोर्स मेंबर। ये जीरो फोर्स मेंबर क्या होते हैं, ऐसा मेंबर जिसमें हमारे पास केवल मतलब कोई फोर्स काम ना कर रहा हो ट्रस में, उसको हम लोग कहते हैं जीरो फोर्स मेंबर। मतलब उसका होना या ना होना कोई मतलब मायने नहीं रखता है, ऐसे मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो मेंबर, जीरो फोर्स मेंबर। तो जीरो फोर्स मेंबर क्या होते हैं, इफ देयर आर, अब इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे कि वो जीरो फोर्स मेंबर है। अब देखिए, किसी भी पॉइंट पर अगर हमारे पास 3 फोर्स इस प्रकार हैं, 3 मेंबर इस प्रकार हैं कि 2 एक ही लाइन में हो और तीसरा उन दोनों से परपेंडिकुलर हो, तो जो परपेंडिकुलर होगा उन दोनों के, उसमें हमारे पास जो फोर्स होगा वो 0 होगा। क्यों भाई, अगर इसमें कोई फोर्स काम कर जाएगा तो ये पॉइंट जो होगा वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। तो इसको बैलेंस नहीं कर सकते हैं। यानी कहीं पर भी ऐसे 3 मेंबर हो जिसमें 2 एक ही लाइन में हो और तीसरा उन दोनों से परपेंडिकुलर हो, तो ये हमारे पास होता है जीरो फोर्स मेंबर। क्या होगा, जीरो फोर्स मेंबर। इफ 3 फोर्सेस एक्ट एट ए जॉइंट, 2 ऑफ देम आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, देखिए वही स्टेटमेंट है, अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, then for the equilibrium of the joint the third force should be 0 equal to 0। कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब इस मेंबर में हमारे पास फोर्स क्या होगा, 0 आएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो फोर्स सिस्टम, क्योंकि ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, आगे पीछे होगा चलेगा बनेगा, लेकिन ये किससे बैलेंस होगा, ये बैलेंस नहीं हो पाएगा, और बैलेंस नहीं हो पाएगा तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। सपोज दैट कि इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि जीरो फोर्स मेंबर क्या है, तो सबसे पहले तो हम लोग 3, जहां पर 3 मेंबर होंगे वहीं पर हम लोग बातचीत करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। तो यहां पर कितने मेंबर है भैया, 3, बिल्कुल।
तो यहाँ पर क्या देखिए, कोई ऐसा है जो दो एक लाइन में हो, उनके परपेंडिकुलर हो? नहीं, ये ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर कोई मेंबर नहीं होगा। यहाँ पर 4 हो गए तो ये अपने आप नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर 1 2 3 4 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर हमारे पास है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर 3 थे लेकिन कोलिनियर नहीं था कोई, यहाँ पे 4 था नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है। अब देखिए, ये इधर एक ही लाइन में है, और यहाँ पर ये मेंबर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारे पास इनमें कोई फोर्स ट्रांसफर नहीं होगा, यानी ये होगा हमारे पास जीरो फोर्स मेंबर, जीरो फोर्स। तो हमें सबसे पहले यहां पर देखेंगे कितने हैं, 5 हैं, इसमें 0 है तो उसको अगर हटा भी दिया जाए तब भी 4 हो गए। यहां पर 3 है लेकिन कोलिनियर नहीं, यहां पर 2 है, तो हम लोगों को वो मेंबर पहले देखना होगा, यानी इसमें जो EH मेंबर होगा, EH मेंबर, इसमें हमारे पास कोई फोर्स काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये देखें, एक क्वेश्चन भी हम लोग पास जो लाइव डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हम लोग को कहीं पर भी ये देखना होगा, ट्रस में कहीं पर भी ये देखना होगा कि हमारे पास इस तरीके से मेंबर हो जहां पे एक ज्वाइंट पर 3 मेंबर, कितने हो, एक ज्वाइंट पर 3 मेंबर हो, इस तरीके से। ये यहां पर ज्वाइंट है और 2 उसमें से कोलिनियर हो, तो तीसरे वाले में फोर्स जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा अपने आप, क्योंकि वो बैलेंस नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोगों ने देखा था, ये देखो, ये दोनों एक कोलिनियर है, इधर इधर काम कर सकता है या इधर इधर काम कर सकता है, लेकिन इसमें हमारे पास कोई फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, कोई समस्या? तो ये हमारे पास क्या लाएगा, जीरो फोर्स मेंबर। तो हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे या हम लोग लाइव डिस्कशन क्लास में देखेंगे, तो 1-2 और एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं कितने फोर्स मेंबर 0 होंगे। इस प्रकार हम लोग का ट्रस का भी पोर्शन कंप्लीट हो गया, और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फ्रिक्शन को पढ़ेंगे। फ्रिक्शन हम लोग काइनेमेटिक्स को पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है, हमारे पास लीनियर मोशन, ये सब भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे।